हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी डीएस। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और उम्मीद करते हैं आपने हमारी पिछली वीडियोस देखी होंगी, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फंडामेंटल ड्यूटीज, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पे ऊपर अपलोडेड थी। आशा करते हैं आपको पिछली वीडियोस पसंद आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर से करें। तो जो पिछली वीडियोस थी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऊपर, तो उससे रिलेटेड जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो आज के वीडियो में उसके बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उससे रिलेटेड वीडियो आज की होने वाली है। इससे पहले भी फंडामेंटल ड्यूटीज और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण, वो सारे मैंने एक अलग से वीडियो नंबर 3 लेक्चर नंबर 3 में अपलोड किए थे। तो लेक्चर नंबर 4 और 5 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आगामी परीक्षा एसएससी परीक्षा सीजीएल या फिर सीएचएसएल में पूछे जा सकते हैं या फिर पहले भी पूछे जा चुके हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं वो सारे इस वीडियो में बताऊंगा। तो लेक्चर नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट बिना किसी देरी के शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात बता देना चाहता हूँ कि आज का वीडियो मैं नहीं बल्कि ए द्विवेदी बताने वाले हैं। तो आइए, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को ए द्विवेदी के साथ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अर्पित दुबे है, जो कि आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ लेक्चर नंबर 6 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑन सुप्रीम एंड हाई कोर्ट। तो आइए समय को व्यर्थ न करते हुए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय न्यायपालिका के सर्वोच्च शिखर पर कौन स्थित है? तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन नंबर डी राज्यपाल। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उच्चतम न्यायालय, जो कि भारतीय न्यायपालिका के सर्वोच्च शिखर पर स्थित होता है, उच्चतम न्यायालय। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, उच्चतम न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए 124, ऑप्शन नंबर बी 127, ऑप्शन नंबर सी 129, ऑप्शन नंबर सी 214। तो जो इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 124 अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय का संबंधी प्रावधान किया गया है। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। 1956 में उच्चतम न्यायालय अधिनियम में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर कर दी गई थी। तो इसमें भी ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए 15, ऑप्शन नंबर बी 12, ऑप्शन नंबर सी 11 एंड ऑप्शन नंबर डी 16। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 11। 1956 में उच्चतम न्यायालय अधिनियम में संशोधन के तहत न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 11 कर दी गई थी। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति इसके द्वारा की जाती है या होती है? तो ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल, ऑप्शन नंबर सी संसद द्वारा या ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री द्वारा। तो जो इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 5। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के पश्चात अवकाश ग्रहण करने की आयु सीमा क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए 62 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 64 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 66 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 65 वर्ष। जो इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 65 वर्ष। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। जब भारतीय लोकहित मुकदमा PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति थे। ऑप्शन नंबर ए आर देसाई, ऑप्शन नंबर बी PN भागवती, ऑप्शन नंबर सी RR नाइके, ऑप्शन नंबर डी राजेंद्र पटनायक। जो इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी PN भागवती। तो आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 7। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए किसी उच्च न्यायालय या न्यायाधीशों में लगातार कितने वर्ष तक अधिवक्ता होना अनिवार्य है? ऑप्शन नंबर ए 12, ऑप्शन नंबर बी 16,
ऑप्शन नंबर सी 18, ऑप्शन नंबर डी 10। तो जो इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 10। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुख्य न्यायाधीश किसकी पूर्व स्वीकृति लेकर दिल्ली के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की बैठक बुला सकता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी राज्यसभा अध्यक्ष। तो जो इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति होगा। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 9, अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कितने प्रकरण आते हैं? ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 3। तो जो इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर होगा अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 3 प्रकरण आते हैं। उन तीनों प्रकरण का क्या नाम है? फौजदारी, दीवानी तथा संवैधानिक। ये 3 जो कि हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार प्रकरण है। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उच्चतम न्यायालय के परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद नंबर 143, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद नंबर 146, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद नंबर 149, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद नंबर 156। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 143। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है, लेकिन उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति यह बात नहीं होता है कि उच्चतम न्यायालय के परामर्श की बातों को माने। अगर उसका माने मानेगा, नहीं माने तो नहीं मानेगा। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, अनुच्छेद 137 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त अधिकार है? पहला अपीलीय, दूसरा प्रारंभिक, तीसरा पुनर्विचार, चौथा अभिलेख। तो इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा पुनर्विचार, आंसर नंबर सी। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर 1 130, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद नंबर 135, ऑप्शन नंबर सी 128, ऑप्शन नंबर डी तो इस 152। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 129। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 13, अनुच्छेद 145(3) के तहत उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 8, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 11। तो इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5। न्यायाधीशों की जरूरत होती है न्यायालय में संविधान के निर्वाचन मामले की सुनवाई के लिए। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या है? तो वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या है। तो आइए ऑप्शन नंबर ए 26, ऑप्शन नंबर बी 25, ऑप्शन नंबर सी 28, ऑप्शन नंबर डी 24। तो इस क्वेश्चन के जो एकदम करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी का बी अगर नहीं 25। वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, भिन्न भिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या होती है? ऑप्शन नंबर ए अलग अलग होती है, ऑप्शन नंबर बी एक समान होती है, ऑप्शन नंबर सी 30 होती है, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा अलग अलग होती है, क्योंकि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अलग अलग होते हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? जैसे कि आप लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा, उच्चतम न्यायालय की नियुक्ति के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? आप पढ़ने जा रहे हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति इसके द्वारा होती है। तो ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी संसद, ऑप्शन नंबर डी मुख्य न्यायाधीश। तो इसकी नियुक्ति कौन करता है उच्च न्यायालय की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, जो कि उच्चतम न्यायालय की भी न्यायाधीश की नियुक्ति यही करता है
और उच्च न्यायालय की भी न्यायाधीश की नियुक्ति यही करता है। आप क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, यहाँ कंफ्यूजन भी क्रिएट की जा सकती है। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष तक न्यायिक पद धारण करना अनिवार्य है? तो ऑप्शन नंबर ए है 10 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 15 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 21 वर्ष। अर्थात उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष न्यायिक पद के धारण करने के लिए अनिवार्य होते हैं? जैसे कि आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें ऑप्शन नंबर ए जो 10 वर्ष दिया गया है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम हमें किसी न्यायालय में 10 वर्ष तक कार्य करना, न्यायिक पद पर कार्य करना पड़ता है। तो इसका आंसर नंबर ए 10 वर्ष एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? आप लोग यहाँ एक बात और ध्यान दीजिएगा, अब इसको आप इस पहले अभी आप लोगों ने पढ़ा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता था, लेकिन अब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो ऑप्शन नंबर ए उस राज्य का राज्यपाल, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उस राज्य का राज्यपाल। अर्थात उस उच्च न्यायालय के जिस राज्य में उच्च न्यायालय स्थित होगा उस राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ दिलाता है। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण करने की अधिकतम आयु सीमा, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, आयु सीमा होती है। तो ऑप्शन नंबर ए 63 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 65 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 62 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 61 वर्ष। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 62 वर्ष। 5 उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अवकाश ग्रहण कर सकता है। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष होती थी, लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण करने की अधिकतम आयु सीमा 62 वर्ष होती है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, कौन आवश्यकता अनुसार किसी भी न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है? तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर 4 दिए गए हैं। पहला ऑप्शन नंबर उच्चतम न्यायालय, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री, चौथा संसद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगर उसको लगता है किसी भी उच्च न्यायालय में अगर न्यायाधीशों की संख्या कम है तो वह राष्ट्रपति द्वारा बढ़ाया जा सकता है, या राष्ट्रपति चाहेगा तो अपने अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 21, किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होता है? अर्थात इसका कहने का मतलब है उच्च न्यायालय जो फैसला सुना देगा वो उस अनुच्छेद के अंतर्गत सुनाता है। यदि अगर उसके कोई फैसलों को बदल सकता है तो होता है सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि उच्चतम न्यायालय। तो अनुच्छेद ऑप्शन नंबर ए 215, ऑप्शन नंबर बी 218, ऑप्शन नंबर सी 219, ऑप्शन नंबर डी 236। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 215 के अंतर्गत उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत 215 के अंतर्गत। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, भारत का सबसे पुराना न्यायालय कौन सा है? भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? यहाँ पे थोड़ा गलती हो गई है, मैं सुधारने का प्रयास करता हूँ। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? इसके ऑप्शन नंबर 4 दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए बम्बई, ऑप्शन नंबर बी कलकत्ता, ऑप्शन नंबर सी मद्रास, ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कलकत्ता। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कलकत्ता है, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1862 को हुई थी। तो आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, किस उच्च न्यायालय ने सबसे पहले बंद को असंवैधानिक घोषित किया था? ऑप्शन नंबर ए बम्बई, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी केरल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। उच्च न्यायालय ने सबसे पहले बंद को असंवैधानिक घोषित किया था। यहाँ पे बंद असंवैधानिक मतलब जैसे कोई किसान आंदोलन करता है या हम कोई आंदोलन करते हैं तो
बंद का ऐलान उच्च न्यायालय कर सकता है। किस उच्च न्यायालय ने किया था? केरल राज्य में उच्च न्यायालय ने सबसे पहले बंद को संवैधानिक घोषित किया था। तो आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, किसके परामर्श कर राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश का हस्तांतरण किसी दूसरे उच्च न्यायालय में कर सकता है? हस्तांतरण अर्थात एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीश को भेज देना। तो ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल, ऑप्शन नंबर डी संसद। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश। इसका आंसर नंबर बी, राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश का हस्तांतरण या एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेजना उच्च न्यायालय के एक राष्ट्रपति किसके द्वारा कर सकता है? मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो आइए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा? ऑप्शन नंबर ए 216, ऑप्शन नंबर बी 219, ऑप्शन नंबर सी 214, ऑप्शन नंबर डी 221। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 214 के अंतर्गत हर एक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। आशा करते हैं अर्पित द्विवेदी के साथ लेक्चर नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सुप्रीम एंड हाई कोर्ट आपको पसंद आया होगा। ये था लास्ट क्वेश्चन नंबर 25। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर से करिएगा। ये थे अर्पित द्विवेदी जो कि आगे के अगले लेक्चरों में भी आपको मिलेंगे। तो आज के लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। आशा करते हैं आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आगे के एग्जाम में आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से प्रश्न सॉल्व कर लेंगे। और ये सारे क्वेश्चंस पहले भी कई बार पूछे जा चुके हैं एग्जाम में और आगामी जो एसएससी के एग्जाम्स है उसमें भी पूछे जा सकते हैं। संविधान से रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं, जो भी क्वेश्चन बनेंगे। तो आज के लेक्चर को यही खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले दिन किसी और लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।